Hello, Super Indians, and welcome back to yet another episode of Super Saturday. I know. आप सोच रहे होंगे कि कौन है वो कहां से है आया। लेकिन इसकी टेंशन मत लीजिए क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने मेरी मेमोरी आप सबके दिमाग में से वाइप आउट कर दी है। मैं कौन हूँ कौन नहीं, सही हूँ या गलत, इस पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि हमारी इस वीक की न्यूज बहुत ही ज्यादा हिला देने वाली होनी है। नाउ विद दैट सॉर्टेड, बढ़ते हैं हमारी पहली न्यूज की तरफ। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फरवरी 2025 तक रिलीज नहीं होने वाली, पर मूवी के फैल्कन का रिप्लेसमेंट का पहला लुक रिवील कर दिया गया है। द डायरेक्ट में पब्लिश हुई एक आर्टिकल में एमसीयू के इस फैल्कन के रिप्लेसमेंट का रेवलेशन हुआ है। मैकडॉनल्ड्स की बनाई गई प्रोमो मटेरियल में ये फोटो इंक्लूडेड है जिसमें थैनी रेमिरेज को वॉक इन टोरेस के रोल में दिखाया गया है। अब सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका बनने के बाद टोरेस उनके नक्शे कदम पर चलते हुए फैल्कन बनने जा रहे हैं। एमसीयू के नए फैल्कन का सूट सैम विल्सन के पुराने कॉस्ट्यूम से काफी मिलता जुलता दिख रहा है और कॉमिक बुक के लुक से बिल्कुल ही अलग है। जी हाँ, हाल ही में माइकल बी जॉर्डन ने डेडपूल मूवी के ट्रेलर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट किया था और इससे जॉर्डन के कैमियो को लेकर बहुत सारे रूमर्स भी उठने लगे। अब एमसीयू के पॉपुलर स्टार ने उन थ्योरीज को फिर से हवा दी है कि फैंटास्टिक फोर में उनका ह्यूमन टॉर्च शायद फिर से एमसीयू के फेज 5 में दिखने वाला है। डेडपूल एंड वुल्वरीन के सेट पिक्चर से फैंटास्टिक फोर की मूवी में होने के काफी चांसेस रिवील हुए हैं, इसलिए सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर जॉर्डन का ह्यूमन टॉर्च उन वेरिएंट्स में से एक हो जिन्हें मूवी में दोबारा दिखाया जाएगा। अब एक बड़ा ट्विस्ट तो ये भी हो सकता है कि जॉर्डन का ह्यूमन टॉर्च इमेजिन करो क्रिस एवांस के जॉनी स्टॉर्म के सामने दिखाया जाए। चौथी स्पाइडरमैन मूवी के बारे में रूमर्स ने फिर से जोर पकड़ लिया है क्योंकि टोबी मैगवायर ने खुलासा किया कि वो नए प्रोजेक्ट्स के लिए स्पाइडरमैन के रूप में वापसी करना चाहते हैं और डायरेक्टर सैम रेमी भी हाल ही में मार्वल मूवीज में लौट आए हैं। तो मैगवायर की पॉसिबल नई स्पाइडरमैन सोलो मूवी में मल्टीवर्स का यूज किया जा सकता है क्योंकि रेमी के पास पहले ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का डायरेक्शन करने का एक्सपीरियंस है। अब प्लॉट की अगर बात करें तो ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स ने दूसरे यूनिवर्स के सभी कैरेक्टर्स की मेमोरी से पीटर पार्कर को भुलवा दिया, जैसे उन लोगों ने मुझे मेरे क्रश के दिमाग से भुलवा दिया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और ऐसा लगता है कि स्ट्रेंज के मैजिक ने मैगवायर और गारफील्ड के यूनिवर्स को भी अफेक्ट किया है। अब यही प्लॉट पॉइंट रैमी के स्पाइडरमैन 4 में दोनों के टीम अप का रीजन हो सकता है जिसमें वो अपने एंड पर इस मैजिक को अंडू करने का तरीका खोजने निकलेंगे। और पॉसिबल तो ये है कि मूवी में इनकी मुलाकात हो जाए माइल्स मोरालेस के एक लाइव एक्शन एडिशन से या फिर मेरी फेवरेट एमा स्टोन की ग्वेन स्टेसी वाली स्पाइडर मोमेंट से या फिर पवित्र प्रभाकर जैसे स्पाइडर वर्स के कई हीरोज के साथ भी इनकी मुलाकात हो सकती है। तो अगर ओम शांति ओम की दीवानगी सॉन्ग को कोई टक्कर दे सकती है तो वो स्पाइडरमैन 4 ही हो सकती है। सिर्फ 3 एपिसोड्स बचे हुए हैं और एक्स-मैन 97 में अभी भी कई सारे लूजन्स बची है जिसमें मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स की वापसी, मेन विलन बैस्टियन का रिवील और जेनोशा के मैसेकर के लिए म्यूटेंट का रिवेंज जैसी प्लॉट्स शामिल है। मार्वल एंटरटेनमेंट ने फाइनल एक्स-मैन 97 का ट्रेलर यूट्यूब पर पोस्ट किया है और ट्रेलर में मैग्नीटो पर स्पेशल फोकस दिया गया है जो एक चलते हुए एक्सपेंशन के सामने खड़े होकर ये डिक्लेयर करता दिख रहा है कि चार्ल से जुड़ी सारी चीजें अब उसकी हो चुकी है। मतलब पिछले एपिसोड के बाद बैस्टियन मैग्नीटो को एक प्राइम सेंटिनल में कन्वर्ट कर चुका है, इतना तो कंफर्म्ड है। व्हाट, यू डिडंट सी दैट कमिंग? वेल, प्रोफेसर एक्स के भी अर्थ वापस लौटना और बैस्टियन और प्राइम सेंटिनल्स के खिलाफ आखिरी बैटल में अपने स्टूडेंट्स के साथ शामिल होने की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है यहाँ पर। केबल भी एक्स-मैन 97 के 3 एपिसोड्स के फिनाले में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हुए दिखेगा और बैस्टियन को हराने में एक की रोल प्ले करेगा। अब देखना यह है कि कैप्टन अमेरिका और हमारे फेवरेट स्पाइडरमैन आखिरी के 3 एपिसोड्स में दिखेंगे या नहीं, जिसका टीज ये ऑलरेडी कर ही चुके हैं। सो हु नोज। अब वही सिक्के के अगर दूसरे पहलू को देखें तो माय एडवेंचर्स विद सुपरमैन का सीजन 2 का हाल ही में रिलीज डेट और नया ट्रेलर ड्रॉप हुआ है। एनिमेटेड सीरीज का प्रीमियर सैटरडे 25 मई को लगातार 2 एपिसोड्स के साथ होगा और उसके अगले सैटरडेज से बाकी एपिसोड्स ब्रॉडकास्ट होंगे। अब सीजन 2 का ट्रेलर कंफर्म करता है कि एलेक्स का कैरेक्टर एक्चुअली इस शो का लेक्स लूथोर का वर्जन है। ट्रेलर ये भी क्लियर करता है कि सीजन 2 में लेक्स एक बड़ा रोल प्ले करेगा और वो कलेशी शोरी अमेंडा वॉलर और टास्क फोर्स एक्स के साथ टीम अप करते हुए भी दिखाई दे रहा है। ट्रेलर में ब्रेनियाक के साथ क्लार्क की आने वाली लड़ाई के शॉट्स भी दिखाए गए हैं और साथ ही साथ एटॉमिक स्कल का सीरीज में इंट्रोडक्शन भी करा रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीजन 2 का ट्रेलर कारा ज़ोर एल यानी कि सुपर गर्ल की फर्स्ट लुक के साथ खत्म होता है। हालांकि अब तक एक वॉइस एक्ट्रेस का खुलासा नहीं किया गया कि इसे कौन वॉइस करेगी, पर यह देखना एक्साइटिंग होगा कि शो के राइटर्स इस यूनिवर्स में गर्ल ऑफ स्टील की इंट्रोडक्शन कैसे करने वाले हैं। आई एम अज्यूमिंग कि वो बहुत अच्छा ही करेंगे।
द जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स पार्ट 3 का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है, जो टुमारोवर्स डीसी फ्रेंचाइज की आखिरी इशू की झलक देती है। जबकि प्लॉट के डिटेल्स काफी हद तक सीक्रेट रखा जा रहा है, पर पार्ट 3 में हाईलाइट किया गया छोटा सा फुटेज टुमारोवर्स के ट्रू एंडिंग की तरफ इशारा जरूर कर रही है, जिसमें एंटी मॉनिटर को हराने में जस्टिस लीग के साथ साथ लैंटर्न कॉप के की फिगर्स की भी मौत हो जाती है। पार्ट 3 ट्रेलर ये रिवील करती है कि लेक्स लूथर इस पूरे क्राइसिस में एक की प्लेयर होगा। ट्रेलर में बैटमैन और जोकर के बीच होने वाली फाइट को भी टीज किया गया है। कॉनरॉय के बैटमैन और हैमिल के जोकर के लिए ये मूवी एंड ऑफ एन एरा जैसी साबित होगी, क्योंकि 2022 में कॉनरॉय की डेथ के बाद हैमिल आखिरी बार जोकर को वॉइस करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि वार्नर ब्रोस ने टुमारोवर्स के लिए कुछ बड़ा प्लान करके रखा है। अब देखना ये बाकी है कि टाइमलाइन को बचाने के कोर्स में कितने हीरोज मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। अनाउंस होने के लगभग 15 महीने बाद जेम्स गन ने अपने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के साथ अपकमिंग ग्रीन लैंटर्न के प्रोजेक्ट के लिए नया एक्साइटमेंट पैदा कर दिया है। गन ने हाल ही में ग्रीन लैंटर्न की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें एक ब्लडी फिस्ट यानी कि खून से भरी हथेली आसमान की ओर पॉइंट कर रही थी और अपने पावर रिंग से एनर्जी ब्लास्ट फायर कर रही थी। थ्रेड्स या फिर इंस्टाग्राम पर उनके पोस्ट में कोई कैप्शन नहीं है, लेकिन काफी सारे स्पेकुलेशंस और हाइप पैदा हो चुकी है ऑलरेडी। हालांकि इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि गन के पोस्ट में कौन सा ग्रीन लैंटर्न दिखाया गया है, क्योंकि डीसीयू में दिखाई जाने वाली दोनों लैंटर्न्स गाय गार्डनर और हैल जॉर्डन दोनों ही व्हाइट ग्लव्स पहनते हैं। तो थियोरेटिकली ये पोस्ट सुपरमैन में गार्डनर की रोल के लिए और ज्यादा हाइप पैदा करता है, क्योंकि हो सकता है कि लैंटर्न के ग्लव की खून से सनी पिक्चर गार्डनर की रफ एंड टफ इमेज के साथ फिट बैठती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गन की शेयर की गई ग्रीन लैंटर्न की आर्ट डेव जॉनसन की बनाई गई है, जो इससे पहले वॉर ऑफ द ग्रीन लैंटर्न स्टोरी लाइन के आर्टिस्ट रह चुके हैं। तो गन कहीं लैंटर्न्स के लिए एक पॉसिबल कहानी एडेप्टेशन के बारे में तो इशारा नहीं कर रहे हैं। Who knows? DCU के पहले चैप्टर गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स के लिए जेम्स गन की प्लान्स में एंडी मशेटी की बैटमैन मूवी द ब्रेव एंड द बोल्ड शामिल है, जो DCU के अंदर एक बिल्कुल ही नया, अनदेखा, अनजाना सा, पगला सा, दीवाना सा लाइव एक्शन बैटमैन पेश करेगी। Just kidding, it'll be badass. Yeah, badass. स्लैश फिल्म से बात करते हुए ब्लैक पैंथर स्टार विंस्टन ड्यूक ने बैटमैन की DCU कास्टिंग के लिए अपना नाम आगे बढ़ाया है। द फॉल गाय का प्रमोशन के दौरान ड्यूक ने कहा कि वो डार्क नाइट की रोल के लिए प्रमोशन करना चाहेंगे। कई एक्टर्स पहले ही बैटमैन के रोल के लिए अपना इंटरेस्ट रिवील कर चुके हैं, जिनमें द बॉयज के एक्टर जेंसन एक्ल्स और टाइटन्स के पुराने हीरो एलन रिचसन भी शामिल है। अब ब्लैक पैंथर के विंस्टन ड्यूक भी इस सेल्फ अपॉइंटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। जेंसन एक्ल्स की तरह, जिन्होंने इससे पहले 5 एनिमेटेड डीसी प्रोजेक्ट्स में बैटमैन का वॉइस ओवर किया है, विंस्टन ड्यूक ने भी 2022 में ऑडियो ड्रामा पॉडकास्ट बैटमैन अनबरीड में बैटमैन को आवाज दी है। सो अब देखना यह पड़ेगा कि इतने अच्छे सिलेक्शंस में से जेम्स गन आखिर किसे चूज करते हैं। हालांकि इस लिस्ट में जेंसन के प्रीवियस डीसी एक्सपीरियंस को देखकर लगता है कि उनके चांसेस काफी हाई हैं। आखिर कौन बनेगा डीसीयू का बैटमैन, या फिर और भैया कौन बनेगा डीसीयू का बैटमैन आए और वो बेन एफ्लेक के बैटमैन से कितना अलग होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ी ऐसी मूवीज रिलेटेड न्यूज की तरफ जिनमें बंदे सीजीआई कॉस्ट्यूम पहनकर नहीं घूमते। ड्वेन जॉनसन एक नई र्यूमर के सेंटर में फिर से है, जिसमें दावा किया गया है कि उनकी प्रोफेशनलिज्म और टार्डिनेस का उनकी अपकमिंग क्रिसमस मूवी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अब ये मूवी, जो Amazon MGM स्टूडियोज की है, अपनी हजारों प्रोडक्शन डिलेज के बाद आखिरकार इस साल के एंड में थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। जैसे जैसे रेड वन की रिलीज डेट नजदीक आ रही है, द रैप की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जॉनसन की टार्डिनेस के कारण मूवी के बजट में लगभग $50 मिलियन जुड़ गए हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सलमान भाई 416 करोड़ की आदि पुरुष बना रहे हॉलीवुड में। प्रोडक्शन से जुड़े अंदरूनी सोर्सेज ने दावा किया है कि जॉनसन हर दिन सेट पर एट एन एवरेज 7 से 8 घंटे देर से आते थे और कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। सरप्राइजिंगली इस तरीके के बिहेवियर स्टार के लिए कोई नई बात नहीं है। द रैप की रिपोर्ट में एक अंदरूनी सोर्स ने दावा किया है कि प्रोडक्शन में डिले ड्वेन के दिन में 5 घंटे से ज्यादा काम करने से इनकार करने के कारण पैदा हुई है। मतलब 5 घंटे काम करना है और 7 घंटे लेट आते हैं, तो ये -2 आवर्स नहीं हुए क्या? मैथ हु? इससे पिछली प्रोडक्शन में भी इसी वजह से सेट में दूसरे एक्टर्स के साथ ट्रबल्स पैदा हुए हैं। ये जॉनसन की लेट लतीफी ही है जो फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइज में विन डीजल के साथ उनके झगड़े के लिए जिम्मेदार थी। Guess is not family anymore है। हालांकि Amazon MGM स्टूडियो और Netflix दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने रेड नोटिस और रेड वन के बारे में अंदरूनी सोर्सेज के ज्यादातर क्लेम्स को लार्जली डिसमिस कर दिया है, बट आप तो समझदार होगी।
लंबे समय से रूमर्ड मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स के लाइव एक्शन एडेप्टेशन और रीमेक को रिलीज की तारीख मिल गई है। डेवलपमेंट फेज में सालों तक उलझे रहने के बाद मूवी 5 जून 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी, जिसमें ट्रेविस नाइट मूवी का डायरेक्शन कर रहे हैं। 1987 के मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स के कमर्शियल फेलियर के बाद यह मूवी मेटल मीडिया की दूसरी लाइव एक्शन एडेप्टेशन होगी। अपकमिंग मूवी का प्लॉट या कास्टिंग के बारे में अभी तक कोई डिटेल्स रिवील नहीं की गई है, लेकिन आखिरकार एक रिलीज डेट तो तय हो गई है और Amazon MGM इस प्रोजेक्ट के प्रोडक्शन के लिए तैयार है, तो मूवी के बारे में ऑप्टिमिस्टिक होना तो बनता है। अब 2021 में नेटफ्लिक्स के 2 ही-मैन एनिमेटेड शोज के सक्सेस ने फ्रेंचाइजी में लोगों के इंटरेस्ट को फिर से बढ़ा दिया है, जिससे इस रिबूट को कुछ ट्रैक्शन मिलती दिख रही है। मिकी वर्सेस विनी एक नई हॉरर मूवी है जो हमारे चाइल्डहुड के आइकन्स मिकी और विनी द पू दोनों को टेरर और ब्लडी लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने वाली है। अब 2023 की विनी द पू ब्लड एंड हनी के सक्सेस के बाद इस सब जॉनरा में अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लोजन हुआ है और पीटर पैन और यहां तक कि पिनोकियो जैसे कैरेक्टर्स के लिए भी ट्विस्टेड चाइल्डहुड यूनिवर्स स्पिन-ऑफ्स डेवलप किए जा रहे हैं। आई हॉरर ने अनाउंस किया है कि वो रिसेंटली मिशिगन में मिकी वर्सेस विनी नामक एक नए पब्लिक डोमेन मूवी की प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो ब्लड एंड हनी मूवी की तरह ही हमारे नॉस्टैल्जिया के लिए इंसल्टिंग होने वाली है। ये मूवी का डायरेक्शन ग्लेन डगलस पैकेट कर रहे हैं। अब मिकी वर्सेस विनी स्टीमबोट विली इंस्पायर्ड हॉरर मूवीज की एक लंबी लिस्ट में से एक होगी, जो अपकमिंग क्रॉसओवर मूवी पूनीवर्स मॉन्स्टर्स असेंबल का हिस्सा होने वाली है। अब ये तो हमारे बचपन की यादों के साथ खिलवाड़ ही हुआ, लेकिन डू यू नो कि ऐसी कौन सी चीज है जो खिलवाड़ के लिए ही बनी है? दैट्स राइट, गेम्स। वॉल्टन कॉगिन्स द्वारा प्ले किया गया द घूल प्राइम वीडियो के फॉलआउट सीरीज का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और शो के फैंस जो एक गनस्लिंगर बनके फॉलआउट 4 गेम की दुनिया में घूमने के लिए बेताब हैं, अब एक इंप्रेसिव नए मॉड की बदौलत ऐसा कर सकते हैं। नेक्सस मॉड्स के यूजर जोनन1433 ने अपना प्रीसेट बिल्ड शेयर किया है, जो प्लेयर्स को एक ऑथेंटिक कूपर हावर्ड कैरेक्टर क्रिएट करने की एबिलिटी दे सकता है। गोल्स रिवैम्प्ड और गोलिश प्लेयर जैसे मॉड के कॉम्बिनेशंस के साथ जोनन1433 ने एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट किया है जो गोगिन्स के एंटी हीरो से हूबहू मैच करता है, जिसमें गोल के सिग्नेचर काउबॉय हैट, लेदर कोट और रिवॉल्वर भी शामिल है। ये सरप्राइजिंग नहीं है कि फॉलआउट 4 के प्लेयर्स कूपर हावर्ड की रोल प्ले करने के लिए इतने एक्साइटेड है, क्योंकि वो प्राइम वीडियो की टीवी सीरीज का सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जो है। फॉलआउट सीरीज की सक्सेस ने नए ऑडियंस को गेम की तरफ अट्रैक्ट किया है, जिससे इंस्पायर होकर बेथेस्डा ने एक और अपडेट जारी किया है, जिसमें कुछ विजुअल अपग्रेड्स और एडिशनल कंटेंट भी शामिल है। असैसिन्स क्रीड मिराज अगले महीने iOS और iPadOS पर आ रही है, जो 17 साल पुरानी फ्रेंचाइज के लिए पहली बार होगी। स्टोरी बासिम की ओरिजिन्स को एक्सप्लोर करती है, जो वालहाला में पेश किया गया एक कैरेक्टर था, जिसके आने वाले टाइम में फ्रेंचाइज में एक इंपॉर्टेंट रोल होगी। यूबीसॉफ्ट की एक प्रेस रिलीज में अनाउंस किया गया कि असैसिन्स क्रीड मिराज 6 जून को iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air और iPad Pro के लिए ऐप स्टोर पर लॉन्च होगी। ये पहली बार होगा जब एक पूरा असैसिन्स क्रीड गेम जो ओरिजिनली कंसोल और पीसी के लिए बना था, अब iOS और iPadOS पर प्राइमरीली अवेलेबल होगा। अपने कंसोल काउंटरपार्ट्स की तरह इस पोर्ट में क्रॉस सेव और क्रॉस ओनरशिप भी शामिल होंगे, जिससे कि प्लेयर्स दोबारा खरीदे बिना ही iOS से iPad पर गेम लॉन्च कर पाएंगे और उन मोबाइल डिवाइसेस के बीच अपने सेव को ट्रांसफर भी कर पाएंगे। अपकमिंग शैडो ऑफ द अर्थ ट्री DLC के बाद और भी एडिशनल कंटेंट की उम्मीद कर रहे एल्डन रिंग के फैंस के लिए एक बुरी न्यूज़ है, क्योंकि क्रिएटिव डायरेक्टर हिदेटाका मियाजाकी ने गेम के फ्यूचर को लेकर एक बुरी खबर शेयर की है। हालांकि फ्रॉम सॉफ्टवेयर अपने RPGs के लिए कम से कम 2 एक्सपेंशंस जारी करने के लिए जानी जाती है, पर ऐसा लगता है कि एल्डन रिंग को DLC लॉन्च करने के बाद कोई और सपोर्ट नहीं मिलेगा। मियाजाकी ने चाइनीज साइट कैंपफायर कैंप से कंफर्म की है कि शैडो ऑफ द अर्थ ट्री एल्डन रिंग के लिए जारी किया गया आखिरी DLC होगा। उसी इंटरव्यू के दौरान मियाजाकी ने कहा कि फिलहाल फ्रॉम सॉफ्टवेयर की एल्डन रिंग को और एक्सपैंड करने के कोई प्लान्स नहीं है, पर इस बात की पॉसिबिलिटी जरूर है कि स्टूडियो किसी दूसरे गेम में इस यूनिवर्स में लौट आए। यह देखते हुए कि एल्डन रिंग फ्रॉम सॉफ्टवेयर की सबसे कमर्शियली सक्सेसफुल गेम्स में से एक है, ये जरूर उम्मीद लगाया जा सकता है कि एक एल्डन रिंग का सीक्वल शायद ऑलरेडी डेवलपमेंट में उतर चुकी हो। अब देखना यह है कि क्या एल्डन रिंग को डार्क सोल्स वाला ट्रीटमेंट मिलेगा या फिर फ्रॉम सॉफ्टवेयर अपने पुराने IPs जैसे ब्लडबॉर्न और सेकिरो ये सीक्वल्स डेवलप करने में जुट जाएंगी। एक नए बैटमैन आर्कम गेम की अनाउंसमेंट की गई है और ऐसा लग रहा है कि ये आर्कम सीरीज का अब तक का सबसे इमर्सिव टाइटल हो सकता है। I mean लिटरली, क्योंकि VR है ना, तो इमर्सिव। खैर,
जैसा कि मेटा का बताना है, बैटमैन अरखम शैडो वार्नर ब्रोस इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट और डीसी के साथ पार्टनरशिप में वीआर डेवलपर्स कैमोफ्लेज और ओक्यूलस स्टूडियोज बना रही है, जो मेटा क्वेस्ट 3 प्लेटफॉर्म के लिए एक्सक्लूसिवली बनाई जाएगी। अनाउंसमेंट के साथ एक छोटा सा टीजर भी दिखाया गया है, जिसमें बैटमैन के पर्सपेक्टिव से एक इनक्रेडिबली रन डाउन और स्क्वालिड गॉथम को दिखाया गया है, जहां वो एक गली में ग्लाइड होते हुए उतरता है और रैट से घिर जाता है। अब मेटा के अनाउंसमेंट ने कंफर्म किया है कि बैटमैन अरखम शैडो अरखम वर्स में बेस्ड एक नई कहानी बताएगा, पर ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ये किस टाइमलाइन में या कब होगा। गेमिंग में वीआर टाइटल्स एक लंबा सफर तय कर चुके हैं और ट्रेलर में दिखाए गए ग्लाइडिंग सीक्वेंस से पता चलता है कि बैटमैन अरखम शैडो में एक इमर्सिव और डिटेल्ड ओपन वर्ल्ड का एक्सपीरियंस पॉसिबल होगा। इसमें कॉम्बैट सीक्वेंसेस भी होंगे जो पुराने अरखम गेम से मेल खा सकता है और अरखम सीरीज के एक्सपीरियंस प्लेयर्स को एक लिविड कॉम्बैट थ्रिल प्रोवाइड करेगी। अपनी रिलीज से ही बैटमैन अरखम गेम्स को बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं, यहाँ तक कि लोग गेमिंग में सुपर हीरो जॉनर को रिवाइव करने का क्रेडिट अरखम असाइलम गेम को ही देते हैं। द रियल ओजी। तो देखना ये पड़ेगा कि अरखम शैडो वीआर गेम टाइटल्स में कौन सा मुकाम हासिल करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन न्यूज को सुनने के बाद आपका सैटरडे भी होगा एक सुपर सैटरडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए सुपर प्रणाम।